क्या आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए है। और कुल मिला के ये पूरे इंडिया के लिए है। मुद्दा क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसको हम लोग समझेंगे, इसमें क्या क्या हमें समझना है। नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, 5 यानी 5+3+3+4 क्या है, स्ट्रीम एजुकेशन क्या है, पीएचडी कैसे करेंगे, सेमेस्टर प्रणाली क्या है इसमें, है ना। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे हम लोग। और जैसा कि लगभग सभी लोग समझ रहे हैं और या सुने होंगे कि न्यू एजुकेशन यानी कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है। तो ये क्या सिस्टम है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या है, यही प्रश्न है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं वाणी फॉर एग्जाम और मैं हूं आपके साथ रणवीर सिंह। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आज हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। कुल मिला के पहले समझ लेंगे हम लोग अच्छे से ये सब चीज़ें हैं क्या। चूँकि देखिए, मैं पहले इस वीडियो को लाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ जब तक ये एक्ट ना बन जाए तब तक मैं इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें दिखने लगी थी। जैसे बच्चे 10 और 12th वाले जो थे, है ना, तो वे बच्चे, कुछ बच्चे, सभी नहीं, बेपरवाह घूमने लगे, है ना, मौज मस्ती करने लगे। अरे यार अब तो ये क्या है वो क्या है। और कुछ कन्फ्यूजन 5+3+3+4 में हो गया है। मैं भी कन्फ्यूज था कुछ दिन पहले अभी, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि नई शिक्षा नीति क्या है ना। तो देखिए, ये नई शिक्षा नीति अभी अभी शुरू की गई है और इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं शिक्षा प्रणाली में। तो उसको हम लोग समझेंगे और इसका जो मुख्य मुद्दा है 5+3+3+4, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता था। ये 5-3 8, 8-3 11 और ये 4, ऐसा लग रहा था 11 तक ही होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा। ये कुछ था, ये कन्फ्यूजन मुझे थी, सेम टू सेम ये कन्फ्यूजन थी। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। 5+3 पता चला 8 यहीं हो गया, 3 ये तो 11 तक पहुंच गए और ये ग्रेजुएशन में घुस गया यार 1 साल। तो इन सभी समस्याओं को समझेंगे हम लोग। तो बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और यदि आप गार्जियन हैं तो आप कुछ शुरुआती चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद सारी की सारी समझने लायक चीज़ें। तो हम पहले हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री की ओर चलें। तो ये शिक्षा नीति या जो चेंजेस होते हैं, है ना, बदलाव होते हैं, ये नीतियाँ आती हैं, तो कहाँ से शुरू हुई। तो लगभग अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में 3 ऐसे वायसराय यानी वायसराय के ये या गवर्नर जनरल के ये इस पे काम किए थे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग डीप से चल रहे हैं, यानी कि पीछे से चल रहे हैं, यानी आज़ादी से पहले की बात है। फिर आज़ादी के बाद भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, समय समय के साथ और शिक्षा में सुधार जरूरी होता है। तो ये समय समय के साथ इन सबने किया है और अपने यहाँ भी आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद 2020 तक 3 बार हो चुका है। तो इन तीनों को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हालांकि आप जानते हैं इसका कार्यकाल जो रहा था 1828 से 35 तक, 1828 से 35 तक रहा। और इसने 1835 में ही शिक्षा में सुधार किए, जिसमें इसने ये मतलब तय किया कि अंग्रेजी शिक्षा जो है और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में मतलब विद्यमान रहेगी। वो मीडियम वही रहेगा, इंग्लिश में ही पढ़ाई लिखाई होगी। तो इसने किया, उसी के तहत 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करता है ना, कलकत्ता में। तो ये सब कार्य रहे हैं मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद अगर हम बात कर लें नेक्स्ट
नेक्स्ट जो दूसरा वायसराय हो जाएगा यानी गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को सभी लोग जानते हैं और बहुत ही खतरनाक टाइप का गवर्नर जनरल था, लेकिन इसने भी शिक्षा पे काफ़ी कुछ काम किया। अच्छा, इसका कार्यकाल जो है 1848 से लेकर के 1856, और यही मुखिया था 57 की क्रांति काम करें तो मेरे नज़रिए से। तो इसने क्या किया, 1854 में इसने भी या इसके समय में कार्य हुए, तो 1854 में इसमें भी शिक्षा में सुधार हुए। जो एक महोदय थे चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो मामला था वो इसी के समय पारित हुआ 1854 में, जो प्राथमिक शिक्षा से लेके प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय तक, ठीक है, तो विश्वविद्यालय स्तर तक और इसने शिक्षा में व्यापक सुधार की व्यापक योजना बनाया। तो लॉर्ड डलहौजी ने भी ऐसा कुछ किया है, और कर्जन की सबसे बड़ी भूमिका रही है ना, शिक्षा सुधार नीति में कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, जिसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि फूट डालो राज करो, तो ये इसका मुखिया था। तो 1905 तक रहा, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो इसने क्या किया था वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 1902 में एक कमेटी बनाई गई सर थॉमस रेले के आयोग में, यानी कि सर थॉमस रेले थे महोदय एक, उनकी कमेटी के तहत शिक्षा सुधार का कुछ सुझाव दिए गए, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसी का इम्प्लीमेंट 1904 में कर दिया जाता है, लॉर्ड कर्जन के समय में ही, है ना। और इस समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर दिया गया, भारतीय विद्यालय अधिनियम, ठीक है, एक्ट। तो अभी हम लोग एक्ट पे नहीं हैं, सॉरी, अभी हम लोग का अधिनियम नहीं बना है। अभी क्या है, उसको विधेयक, ठीक है, बिल है। कभी कभार मतलब ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आती, क्या बताया जाए, हद होती है ना। चलिए, ये हमारा इतिहास रहा है। और उसके बाद जो शिक्षा में सुधार हुए, तो एक तो 1968 में हुआ और एक 1986 में, यानी राजीव गांधी के समय में ये हुआ था ये सब चीजें। उसके बाद अब हुआ है 2020 में, और इसी को समझना है। तो ये शुरू हुआ, तो कब से शुरू हुआ या उससे पहले थोड़ा सा और समझ लें। थोड़ा सा मैं बहकता रहता हूँ, ऑफलाइन पे भी हम लोग जब बात करते हैं तो थोड़ी सी आदत है ऐसे ही गलत सी, लेकिन ठीक भी है। तो क्या हमारे संविधान में क्या है इस शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए आप जानते हैं जो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार सभी लोग लगभग जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो जानते 21A शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल अनुच्छेद 21A है, जो आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हमारे पास अनुच्छेद हैं। उसमें संविधान संशोधन कर दिया गया, जो 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन, ये पूछा जाता है बार बार, कई बार, हर बार कह लीजिए तो किसी न किसी एग्जाम में। और 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। पहले ऐसा कुछ था नहीं, है ना, लेकिन इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया कि ये लोगों को मिलना चाहिए। तो इसमें क्या प्रावधान था, इसमें था 6 से, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य शिक्षा भी हो, यानी कक्षार तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शुरू की गई 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब तो बाकी जो चीजें रही हैं और इसको जो अप्लाई किया गया है ना, तो अप्लाई करते करते देखिए ये जो है इस अधिनियम को व्यवहारिक रूप से या व्यवहार में लाने के लिए संसद में पारित किया गया 2009 में। इसी एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2009 में पारित हुआ और
फिर लागू हो गया, यानी कि पेश किया गया। फिर 2010 में 1 अप्रैल का दिन था, तब से व्यवहार में लागू कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे आप लोग, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ तक लोगों को पता होती है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुद्दा है। 2009 में पेश किया गया, 2010 में यानी कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। तो 8 तक था, अब इसे कक्षा 12 तक करने की योजना बनाई जा रही है। हाँ, मुद्दा है, अभी हम 2020 पे आ जाते हैं। अब 2020 में क्या हुआ? 2020 में भी आए, यानी आज का जो हमारा इस समय का टॉपिक है, उससे पहले हमें थोड़ा सा और पहले जाना होगा। आप जानते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है, गवर्नमेंट है, तो 2014 में चुनाव हुआ था, आम चुनाव। तो 2014 में इस सरकार ने ये अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था, उसकी प्रतिबद्धता थी कि शिक्षा में सुधार किया जाएगा। तो 2014 में था, तो क्या उससे पहले क्या कर रहे थे भाई? 2020 आ गया, तो उससे पहले भी काम चल रहा था। 2 कमेटियां हुई। पहली कमेटी जो गठित की गई 2015 में गठित की गई, ठीक है, 2015 में गठित की गई, जिसमें TSR सुब्रमण्यम अध्यक्ष थे। TSR सुब्रमण्यम, ठीक है, जिन्होंने अध्यक्षता करी थी, और वो पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके थे। तो इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब ये जो हमारी दूसरी कमेटी आती है, दूसरी कमेटी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। ये 2016 में इस कमेटी का गठन हुआ, जिसमें के कस्तूरी रंगन जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, ये कहिए तो इसरो के पूर्व लगा लीजिए आगे, पूर्व इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक। तो इनकी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट सौंप दी, जो 31 मई, थोड़ा सा आराम से समझते चलेंगे हम लोग, 31 मई 2019 में पेश कर दिया गया, संसद में पेश किया गया 2019 में, समझते रहिए। अब उस पे काम आगे होते होते 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट मंत्रालय से, यानी कि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो अब देखिए, चूंकि बात यह है कि अभी ये बिल है, एक्ट बनने में भी टाइम है, और ये तो क्लियर है कि ये एक्ट बनेगा ही बनेगा। बहुत अच्छा है, अभी समझ लेंगे तो आप खुद ही निष्कर्ष निकालेंगे अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई 29 जुलाई 2020 को। अब देखिए 29 जुलाई की ही बात है, और जब से कन्फ्यूज़न सबको बना हुआ है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये याद रखेंगे आपने, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेट विषय बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये एक्ट बन जाए, ठीक है। तो एक्ट बनने से पहले ही बात करनी पड़ गई, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी लोगों की, ठीक है। तो अब उसके बाद तो कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, और ये क्लियर है कि ये एक्ट बन जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। चलिए, अब इसके तहत क्या हुआ, जो हमारा 10+2 था, यानी कि इस अधिनियम के तहत, वो अब बदल के 5+3+3+4 बन गया। यही मुद्दा हमें समझना था, है ना। तो इसमें देखिए एक बड़ा सा काम हुआ है, मानव संसाधन मंत्रालय क्या बन गया है, अब बन गया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन काम है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी देखिएगा, ये मंत्रालय है। तो इसके तहत, यानी अब शिक्षा मंत्रालय के तहत ये क्या होता है, 10+2 को, कन्फ्यूजन यही था कि 10+2 क्या इधर 11-12 बन रहा था। देखिए इसको हम लोग अब इसको पोस्टमार्टम करते हैं, 5+3+3+4 को। पहले इसको अच्छे से समझते हैं, आराम से तसल्ली से समझिए। देखिए इस 5 का मतलब देखिए, यहाँ पे समझता हूँ मैं, जगह लेकर के समझते हैं हम लोग। देखिए जो 5 है, बच्चे जब UKG LKG ऐसे होता है ना, तो 3 साल, शुरुआती के 3 साल, है ना, शुरुआती के 3 साल,
और प्लस जो ये KGNC वगैरह होता है, उसके बाद एक और प्लस नेक्स्ट दूसरा, इन दोनों को मिला के 5 साल हो गया। यानी कि कक्षा 2 तक ये मुद्दा है, कक्षा 2। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी ये जो 5 है वो कक्षा 2 है, ये जो 5 है वो कक्षा 2 है, ठीक है, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया। इसे क्या कहा जाता है? फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज कहा गया। अब इसमें क्या क्या है? अब इसमें बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, लगभग 3 भाषाओं में। ऐसा नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में पढ़ाइए या जरूरी है हिंदी में पढ़ाना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो भी इसकी मदर टंग है, मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि कुल मिला के बोझ हल्का करने की कोशिश की गई है और अंग्रेजी की अनिवार्यता जो है उसको समाप्त कर दी गई है। यदि आप पेरेंट्स हैं और आप चाहेंगे तो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कहा जाए नहीं भैया आप अपनी ही भाषा में पढ़ाओ बच्चों को, आप इंग्लिश मीडियम में ना भेजो। फिलहाल इंग्लिश मीडियम यानी कि अंग्रेजी माध्यम को कुल मिला के अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है उसको लगभग कोशिश की गई है कि हल्का कर दिया जाए या कम करने की कोशिश की जाए। तो ये जो आप समझ गए, कक्षा जो ये 5 है वो कक्षा 2 तक ही मामला है, जिसमें 3 साल तो शुरुआत में UKG LKG NC वगैरह में निकल जाता है, उसके बाद 1 और 2 फाइनली कक्षा 2 क्लास तक, जिसे फाउंडेशन क्लास कहा गया। बच्चों को आराम से सिखाया जाएगा और उसमें ऐसा बड़ा सा बैग पीछे नहीं लादा जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया जाएगा और खुशनुमा मिजाज से, यानी कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए टीचर्स द्वारा, है ना। यदि आप टीचर हैं तो आप अच्छे से समझते रहिए, तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस 3 की। तो भाई 3 यानी कि 2 और ये 3 जुड़ गया, यानी कि कक्षा 5। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहता हूँ, कक्षा 5। इस तीसरे का मतलब यानी कि यहाँ तक आएंगे तो अब कक्षा 5 हो गया। अब कक्षा 5 यानी कि 3 से 5 तक बच्चे जो होंगे उसको क्या कहा जाएगा? उसे तैयारी का चरण कहा गया, ठीक है, तैयारी का चरण। अब इसमें बच्चों को चीज़ें थोड़ी सी आगे दी जाएंगी, है ना, नोटबुक इत्यादि में थोड़ा सा रुझान बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा वर्कलोड में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेज ये रहा है। और या इसको अगर थोड़ा सा और तरीके से समझना चाहें तो ये जो वर्ष की बात करेंगे, ईयर से 3 से 8 साल के बच्चों की, भाई ये 3 से 8 साल के बच्चे यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। तो इसे फाउंडेशन एज कहा गया और इसे प्रेपरेशन एज, ठीक है, जिसमें 9 से 11 साल तक के बच्चे होंगे। एज के हिसाब से ही इसको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इस समय बच्चे कोई किसी भी चीज़ की तैयारी अदर लैंग्वेज में यहाँ पे बात की जाएगी, अलग अलग लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ से बच्चे बहुत तेज़ी से लैंग्वेज पे पकड़ करते हैं, किसी भी अदर लैंग्वेज पे, ठीक है। तो मल्टी लैंग्वेज में बातें लगभग कोशिश की जाएंगी, सीखें बच्चे। इसमें जो टीचर्स हैं उनकी भी ज़रूरत है कि वो स्किल्ड हो, है ना। उसके बाद ये सबसे बेहतर है, यानी कि 6 से 8 तक, तो कक्षा 8 तक, ये मुद्दा कक्षा 8 तक है, यानी 5+3+3 जब यहाँ आएंगे कक्षा 8। अब देखिए बात ये है कि आज का युवा ग्रेजुएशन करनी, आपने मास्टर्स कर लिए और फिर भी, या आप और भी आगे चले गए, बीएड पीएचडी वगैरह आपने कर लिया, फिर भी आप स्किल्ड नहीं हैं, आप बेरोजगार हैं। ये डिग्री करने के बाद फिर आप मुंह ताकते हैं गवर्नमेंट का या कहीं और, यानी आप स्किल्ड नहीं है, आप रोटी नहीं कमा सकते। यहाँ थोड़ा सा कटु बात हो सकती है, लेकिन मुद्दा यही है, समझिए ध्यान से। तो हमारे यहाँ ये दिक्कत थी कि हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, यानी कि स्किल्ड हो ही नहीं रहे। भाई क्या शिक्षा का क्या मतलब है? पढ़ लिए लिख लिए और फिर हम वहाँ से निकलते हैं, तो जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है ना, कि यार अब क्या करना है, कैसे पेट पालना है, रोजी रोटी कैसे कमाना है, ये दुनियादारी दिमाग में आने लगती है। फिर एक बड़ा सा तबका सामने दिखने लगता है बेरोजगारों का, जिसमें लगभग आप भी होंगे, कुछ लोग, और मैं भी हूँ, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं, तो इनको समाप्त करने की कोशिश की गई है इस शिक्षा नीति में। तो देखिए यहाँ जो कक्षा 8 तक का मामला है, यानी 6 से 8 तक यहाँ पढ़ाई होगी,
इसको मिडिल कहा गया, यानी कि मध्य चरण कह दिया गया। समझ रहे हैं। अब इस समय बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं, यहाँ से बच्चे आगे बढ़ेंगे यानी 12 से 14 साल तक। तो ये बच्चों का ईयर यानी कि उम्र के हिसाब से, यानी इस समय भी बच्चे क्या क्या करेंगे। तो ये मध्य चरण है, और मध्य चरण में क्या क्या चीज़ें होंगी बच्चों के साथ, यानी कि आप इसमें वोकेशन एजुकेशन दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, वोकेशन एजुकेशन, या आप इसे हिंदी में कहिए व्यावसायिक, यहाँ चेंज कर लेते हैं हम लोग, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा यानी कि आप कक्षा 8 तक पढ़ के निकले तो आप रोटी कमा सकते हैं। समझ रहे हैं। तो अब इसमें क्या क्या होगी, बच्चों को स्किल कराया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दुनियादारी, इसी में सिखाया जाएगा इस क्लास में। और इस शिक्षा को अगर कुछ लोग जानते होंगे सोनम वांगचुक को, जो लद्दाख में है, तो कुछ जो नई शिक्षा नीति है उन्हीं के जैसी है। प्रैक्टिकली हर चीज़ को लगभग प्रैक्टिकली समझिए, पढ़िए। समझ रहे हैं। वर्कलोड कोई नहीं है कि आइए घसीटा मारिए, घर पे आके बैठ के बस्ता रखिए, रटते रहिए। फिर तो रट्टा खत्म करने का ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसमें रट्टा खत्म करने की कोशिश की गई है। ये स्पष्ट लिखा हुआ भाई कि रट्टा खत्म करना है, तो रट्टा वाला मामला समाप्त करना है। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या, यानी कि यहीं से बच्चों को स्किल्ड किया जाने लगेगा, है ना। उसके लिए अलग से कोई ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है, स्कूल में ये सब चीज़ें सिखानी शुरू कर दी जाएगी। अब बात होती है 5+3+3+4, यानी कि कक्षा 8 तक है, अब 9 से 12 तक, ये 12th ही है। अभी आप 10+2 देखिए हम बराबर लगा रखें, इसका मतलब यही है ना। तो अब ऐसे आप जोड़ेंगे, मैथ्स में चले जाएंगे तो कहेंगे ये क्या यार, इधर तो 12 हो जाएगा और इधर कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, तो कहाँ चक्कर में पड़े हो। आधा ग्रेजुएशन मैं पहले ये बताया था कि ये कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन हम लोग समाप्त कर रहे हैं। यानी कि 9 से कक्षा 12 तक क्लास की बात हो रही है। तो इस समय क्या क्या होगा, अब इस समय, अब ये जो है आपका सेकेंडरी एजुकेशन है। समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें और क्या काम किया जाएगा, देखिए ये सबसे बड़ा काम तो यही किया जाने लगा है। और इसके बाद आप, अब मैंने कहा था कि आप स्ट्रीम एजुकेशन जो है वो नहीं रहेगी। स्ट्रीम एजुकेशन का मतलब जैसे आपने 10 या 10+2 में, जैसे आज के समय आपने PCM ले रखा है, या बायोलॉजी से हैं, या आप कॉमर्स से हैं, लिटरेचर से हैं, तो आप आगे मजबूरन उसी से आगे जाइए, या फर्स्ट ईयर आपने किया तो इंटर आपको करना ही करना है ना। ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती थी। कक्षा 9 में मान लीजिए आपने लिटरेचर, या कक्षा 10 में आपने लिटरेचर से पढ़ाई की है, आप कक्षा 12 में आप चाहते हैं फिर से कि मैथ्स लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। अभी तक की ये बात हो रही है, 1986 वाली जो हमारे पास शिक्षा नीति थी। लेकिन अब क्या है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि इसे हम कहें तो बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी, कहीं भी एंटर कर जाइए और कहीं से बाहर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपको डिग्री मिल जाएगा। ये अभी इसकी बात मैं करूंगा अभी आगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। तो ये मुद्दा समझ में आ गया, यही समझना था हम लोगों को। तो ये अभी कक्षा 12 तक ही हैं आप। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। तो 15 से 18 साल तक ये काम करना। उसके बाद अब हम आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन की ओर। अब इसमें क्या करना है, हायर एजुकेशन में क्या करना है, मैंने पहले कहा कि स्ट्रीम एजुकेशन खत्म है ना, स्ट्रीम एजुकेशन खत्म हो गई है। और इसका मतलब क्या है, आप कहीं भी किसी अलग सब्जेक्ट से पढ़ते पढ़ते आप अगली बार फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद इंटर में, या आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहा गया, फर्स्ट ईयर को जैसे मान लीजिए आपने BA करना शुरू किया है या BSc कर रहे हैं, बीच में अभी पेंडिंग है तो समझ लीजिए अच्छे से, या आगे करना है तो भी
आपने सेकेंड ईयर कर लिया है और फिर मामला अभी ऐसे ही है। देखिए कुछ ऐसे होते हैं डिप्लोमा जो 4 साल के होते हैं, उसको भी समझना हम लोग को। तो देखिए 1 ईयर आपका गुजरा, तो तब आप अगर आपने क्विट कर दिया, पढ़ाई आपकी नहीं चल पाई, आप क्विट कर गए, तो वो आपको उसकी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ध्यान से देखिए, हर साल का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं यहाँ पे सेमेस्टर वाला मुद्दा शुरू हो गया है। सेमेस्टर यानी कि आधा साल का अलग पेपर दीजिए, आधा साल का अलग दीजिए, सबका जोड़ लिया जाएगा। समझ रहे हैं, और फिर फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सेमेस्टर के तहत और इसमें पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं कि आप पढ़िए फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप एग्ज़ाम दीजिए फाइनल, तब आपका रिजल्ट बनेगा। तो तय रिजल्ट ऐसे होगा। और भी बहुत सारे अभी हम इसी 5+3+3+4 पे ही बात कर लें तो बहुत सारे काम और किए गए कि आप स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, खेलते हैं, तो वो भी जो भी अंक मिलते हैं उनके अंक जोड़े जाएंगे फाइनल रिजल्ट के लिए। थोड़ा सा फिर से सुन लीजिए, आपकी रुचि स्पोर्ट्स में है या कोई भी अदर एक्टिविटीज करते हैं आप, तो उसका रिजल्ट में उसका भी प्रतिफल जोड़ा जाएगा। फाइनल रिजल्ट तब बनेगा। और 8 तक, कक्षा 8 तक या कहिए 6 से 8 तक सेमेस्टर वाला मुद्दा शुरू है, यानी कि आधे साल का पेपर देंगे 6 माह के लिए। तो ये भी आप अभी सुने हैं, तो ये क्लियर हो गया। तो ये सब चीज यानी कि कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ किताब से ही ना पढ़ाई की जाए बच्चों को, या बच्चे सिर्फ किताब ही ना पढ़ते रहें, साथ ही साथ अन्य एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते रहें और उसकी भी वैल्यू मार्कशीट में दिखाई दे। समझ रहे हैं, इसलिए ऐसी नीति आई है। बेहतर है हमारे हिसाब से, तो बहुत बेहतर है। अब हम लोग आ जाते हैं हायर एजुकेशन की ओर। तो यहाँ पे 1 ईयर आपने किया, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। दूसरे साल में आपने क्विट कर दिया तो तब आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। समझ रहे हैं, चाहे आप जिस भी सेक्टर से जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, या किसी दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे आपने बीएससी करना शुरू किया, आप बीच में चाहें दूसरे तीसरे साल में आप बीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, या कोई भी और बीबीए दुनियादारी जो भी है कर सकते हैं। आप तुरंत वहां से कन्वर्ट हो सकते हैं। पीछे की पढ़ाई एक भी बर्बाद नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 2 साल का आपने किया तो डिप्लोमा मिल गया। तीसरी साल या चौथी साल में देखिए कोई जरूरी नहीं 3 साल का, जैसे ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं 3 साल का होता है, कुछ और जो कोर्स और होते हैं जैसे बीबीए दुनियादारी जो होते हैं 4 साल के होते हैं, तो वो आपने किया तो आपको उसमें, या आप थोड़ा सा इसको मिटा के बताइए, अगर आप 3 साल का करते हैं जो 3 साल के हैं, तो फिर आपको उसमें डिग्री मिलेगी। ठीक है, डिग्री मिल जाएगी। और वो अगर 4 साल का, 4 साल आपने किया तो आपको उसमें यानी कि आप उसमें रिसर्च कर चुके हैं तो एक रिसर्चर्स के लिए के तहत आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब काम यानी ये सब जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, उसके बाद फिर आगे चले जाइए हायर की ओर, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से आगे जा सकते हैं। बीच बीच में क्विट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बीच बीच में ऐसा नहीं कि जानबूझ के करिए। जैसे कुछ मजबूरियां होती हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर वो छोड़ सकते हैं, उतना उनको से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद जब हम आगे और बढ़ते हैं तो फिर एक चीज़ है कि ये सब सारी चीज़ें जो है आपकी डिजी लॉकर में सेव रहेंगी, है ना। जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, तो उसमें सेव रहेगा। आपकी पढ़ाई कहीं से भी छूट गई हो बर्बाद नहीं जाने वाली है। उसके बाद मास्टर डिग्री के बाद आपने मास्टर कर लिया, तो मास्टर करने के बाद फिर एक चीज़ और है, अब मैंने उसमें बात भी की है, यानी कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि आप पीएचडी कर सकते हैं बिना एमफिल के। एमफिल खत्म, एमफिल खत्म हो गया है। समझ रहे हैं, एमफिल की जरूरत नहीं है, मास्टर के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। और बाकी जो इसके क्विज बनेंगे
जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर थे अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनका नाम क्या है, तो आप बता देंगे रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी चीज़ें कब कौन कौन सी भारत में, आज़ाद भारत में कौन कौन सी यानी कि कितनी शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं, तो आप बता देंगे भैया। एक तो 68 में आया और दूसरा 86 में। कितना ईजी है याद करना। उसके बाद 2020 में, है ना, तो ये भी बता देंगे आप। तो व्यावसायिक शिक्षा कब से दी जाएगी, तो कक्षा 6 से ही दी जाएगी, ये भी आप बता सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्विज़ के रूप में अभी जब तक देखते हैं, अभी क्विज़ ला दिया जाएगा आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और बाकी एक्ट के बाद जब तक चीज़ें और भी धीरे धीरे साफ होती रहेगी, तो उस हिसाब से वीडियो आगे भी आपको मिलेगा। फिलहाल ये कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आपको कि डाउट जो भी रही होगी क्लियर हो गई होगी। और यदि अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करेंगे और मैं उसको कोशिश करूँगा सॉर्ट आउट करूँ, है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनका भी हो सके हेल्प, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो। और लाइक करिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।